हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 4 करेंगे जिसमें है पहली हेडिंग उत्तेजन विभव। तो उत्तेजन विभव किसे कहते हैं? वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर देता है, ऐसे त्वरक विभव को उत्तेजन विभव कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब परमाणु से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन परमाणु की उतनी ऊर्जा दे कि उसका इलेक्ट्रॉन यानी जिस परमाणु से टकराता है निम्नवत ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाए, उसे उत्तेजित करना कहते हैं। तो न्यूनतम उत्तेजन विभव क्या होता है? उत्तेजन विभव जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन परमाणु को इतनी ऊर्जा दे कि उसका इलेक्ट्रॉन यानी जिस परमाणु से टकराता है निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाए, उसे उत्तेजित करना कहते हैं, अर्थात उत्तेजन विभव कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का पहला, दूसरा तथा तीसरा उत्तेजन विभव क्रमशः 12.2 वोल्ट, 10.2 वोल्ट, 12.09 वोल्ट तथा 12.75 वोल्ट है। यह क्रमशः वह यहाँ पर वोल्ट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो पारे के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उत्तेजन विभव क्रमशः 4.86 और 6.67 वोल्ट तथा 8.84 वोल्ट होता है। तो ये होता है उत्तेजन विभव। तो उत्तेजन विभव का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराता है तो वह परमाणु को इतनी ऊर्जा दे कि उसका इलेक्ट्रॉन यानी जिस परमाणु से टकरा रहा है निम्नतम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तेजन करना कहते हैं, अर्थात उत्तेजन विभव कहते हैं। आयनन विभव वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर सके, ऐसे विभव को आयनन विभव कहते हैं। यह हाइड्रोजन के लिए 13.6 वोल्ट तथा पारे के लिए 14.4 वोल्ट होता है। ठीक है, अब इसमें जो है आयनित मीन्स होता है प्लस और माइनस से विभाजित कर सके। ठीक है, आयनित का मतलब होता है, यहाँ पर जो आयनित वर्ड आया है इसका मतलब यह होता है वह टकरा करके उसे प्लस और माइनस में क्या कर सके? विभाजित कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही मान बताया गया है 13.6 वोल्ट और 10.4 वोल्ट है। परमाणुओं के लिए उत्तेजक विभव का मान एक या एक से अधिक होता है, जबकि आयनन विभव के लिए एक ही होता है। ठीक, आगे है संक्रमण में उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्ध्य। जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है या जाता है तो उसे संक्रमण कहते हैं। संक्रमण का मतलब क्या होता है कि जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। संक्रमण दो प्रकार का होता है, पहला है उत्सर्जन संक्रमण और दूसरा है अवशोषण संक्रमण। तो यहाँ पर उत्सर्जन और अवशोषण संक्रमण का फिगर आप देख सकते हैं। यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर। यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर भी n बराबर 1 2 3 4 5 है। तो यह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ आ रहा है उत्सर्जन संक्रमण में, और अवशोषण में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो बताई जा रही है आपको, यह टॉपिक केवल न्यूमेरिकल के लिए है। ये सवाल में आता है तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए, इसके लिए उसके लिए आसान होगा। ये थियरी में नहीं आता है, इसका थियरी से कोई संबंध नहीं है इस टॉपिक का, केवल यह न्यूमेरिकल के लिए होता है। तो आपको इसलिए बता दिया जा रहा है, यानी पेपर में थियरी में यह टॉपिक नहीं आएगी, जब भी आएगा तो न्यूमेरिकल से संबंधित आएगा। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर के लिए जो है आपका यहाँ पर डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1
वही यहाँ पर भी है। तो इसको कहते हैं उत्सर्जन संक्रमण और इसको कहते हैं अवशोषण संक्रमण। उत्सर्जन संक्रमण का मतलब क्या होता है कि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में स्तर में जाना, और अवशोषण संक्रमण का मतलब क्या होता है, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आना। ठीक है, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है, उत्सर्जन संक्रमण, और यह क्या कहलाता है, अवशोषण संक्रमण कहलाता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसे उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसे वह अवशोषण संक्रमण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें केस फर्स्ट है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप Z बराबर 1 ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब Z बराबर 1 ले लेंगे तो यह सूत्र होता है ऊर्जा E बराबर -Z² RH बटा N स्क्वायर से। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो यहाँ से आप इस मान को निकाल सकते हैं, जहाँ H हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है। तो इस सूत्र में इस Z का मान 1 रख देंगे तो क्या बचेगा, RH बचेगा, केवल RH बटा N स्क्वायर बचेगा। तो पहली ऊर्जा स्तर के लिए है तो N1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 के लिए भी हो जाएगा। इसी प्रकार से N बराबर अगर 2 मानते हैं तो दूसरी ऊर्जा स्तर के लिए यहाँ पर N2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस फार्मूला यही रहेगा आपका। तो समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 को डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, ये क्या है, यानी इसमें दोनों ऊर्जा स्तरों के बराबर इसमें ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसका मतलब ये होता है इसमें दोनों ऊर्जा अंतरों के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, एक में होता है तो दोनों को एक को क्या करेंगे, इसमें E2 माइनस E1 कर देंगे। तो वैल्यू समीकरण 1 और 2 का रख देंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि डेल्टा E बराबर होता है HC बटा लैम्डा, तो इसकी जगह HC बटा लैम्डा हो जाएगा। और E2 का मान समीकरण नंबर 2 से, E1 का मान समीकरण नंबर 1 से, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये माइनस में है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि RH दोनों में है तो उसको कॉमन कर लेंगे, और HC, तो यहाँ पर HC से HC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, R बचेगा। तो 1 लैम्डा R बचा है, और यहाँ पे 1/N1, इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो ये आपका एक सूत्र बन जाएगा, जहाँ R क्या है, रेडबर्ग नियतांक है। R का मान होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स में होता है इसका मान। ठीक है, यह उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र मिल गया हमको। ठीक, तो केस फर्स्ट से केस सेकंड में देखते हैं। पुनः वही यहाँ पर काम करते हैं। क्या करते हैं कि डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, तो डेल्टा E बराबर होता है HC बटा लैम्डा, और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला आएगा और यहाँ चला जाएगा, तो लैम्डा बराबर HC बटा डेल्टा E हो जाएगा। अब यहाँ पर HC और सबका मान रखने पर, तो H फलांक नियतांक होता है तो इसका मान 6.62 × 10⁻−34 होता है, और C प्रकाश की चाल है, इसका मान 3 × 10⁸ होती है, और डेल्टा E ऊर्जा जो जूल में होता है। तो ये लैम्डा HC बटा डेल्टा E, तो यहाँ पर इसका क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो जब मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें सब मान रख दिए। यहाँ पे डेल्टा E जूल में है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया गया है। कैलकुलेट करने के बाद आपको जो डेल्टा E को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला गया है, डेल्टा E को किससे बदला गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻−19 होता है। तो यहाँ पर डेल्टा E को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने पर उसका मान ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना माना जाएगा। तो इसको 3 6 18 के 8 और 3 6 18 को 19 आया है, और 10⁻34 में से 8 जाएगा तो -26 हो जाएगा, बाकी 19। फिर इसको हल करेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का मान हम जानते हैं कि 1.6 × 10⁻19 होता है। यानी डेल्टा E को किसे बदला गया है, डेल्टा E को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला गया है, जो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अब इस चीज को आगे हल करके देखते हैं क्या होता है। तो लैम्डा बराबर
3 7 5 गुणे 10 की घाते -7 बटा डेल्टा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला गया है मीटर, और यह दशमलव हटा देंगे तो यहाँ घाते 10 हो जाएगी माइनस में, क्योंकि 0.3 अंक इधर गया है तो -10 हो जाएगा। और -10 का मान होता है 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर होता है। यहाँ पर मीटर था तो इस चीज़ को हम लोग एंगस्ट्रॉन में बदल लिए, अर्थात लैम्डा का मान यहाँ पर एंगस्ट्रॉन में आ गया। तो तरंग दैर्ध्य का मान यहाँ पर एंगस्ट्रॉन में है, तो यहाँ पर लैम्डा का मान एक दूसरा आ गया। तो हमने केस फर्स्ट और केस सेकंड में ये दो चीज़ें हम लोगों ने हल कर लिया। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है, और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।